गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गाइस, आज हम लोग सिंटैक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी उसे हम क्लियर करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, पिछले क्लास में सिंटैक्स के बारे में हमने कुछ वीडियो लेक्चर जारी किया था, लेकिन उसमें से कुछ फैक्ट्स छूट गए थे जिनको आज हम इसमें शामिल करेंगे। तो बिना देर करते हुए लेट अस स्टार्ट। सिंटैक्स किसी भी एग्जाम का, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपका बोर्ड लेवल का हो, क्वेश्चन आता ही आता है। और कंपटीशन में तो सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का डिसीजन करता है। अर्थात सिंटैक्स नाम पड़ा है, इसको हम दूसरे नाम इस तरह से बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अर्थात किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। तो चलते वन बाय वन। जो जैसे कि लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए उसके अलावा कुछ फैक्ट्स, जैसे मान लीजिए सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। आपको जब सिंपली बनाते होंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे, जैसे हम डायरेक्ट नरेशन में भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, फिर इंपेरेटिव और भी बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं। लेकिन जहां तक सिंटैक्स की बात है तो इसमें एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव का मतलब हुआ इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी के बारे में शुभकामना व्यक्त करते हैं या उनके बारे में हम कुछ एक कामना व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह के सेंटेंस में मे जनरली छुपा रहता है, अर्थात हम मे का प्रयोग नहीं भी करें तो भी मीनिंग क्लियर होता है। जैसे अगर मैं कहूं मे यू लिव लॉन्ग, क्लियर, या आवर डेमोक्रेसी मे लिव लॉन्ग, क्लियर, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है, तो इस तरह के सेंटेंस को जनरली हम ऑप्टेटिव में यूज करते हैं। और जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से आपको यहां पर दिया जाएगा। तो ये जो है, हम जैसे फुल स्टॉप करते हैं, इस तरह से सेंटेंस हम लिखते हैं इस क्रम में, इसको ऑप्टेटिव का ऑर्डर बोला जाता है। यहां पर मे का प्रयोग अगर हम नहीं भी करें तो भी हमारा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है, लेकिन मे का प्रयोग करना अच्छा रहता है। मे गॉड ब्लेस यू, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जनरली आप इसको हम क्यों लिए, ऑप्टेटिव को ही क्यों लिए, हम इंपेरेटिव भी इसमें या कुछ अदर फॉर्म भी ले सकते थे। तो इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि सारे के सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का डिसीजन किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप अभी तक ये जान रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन ऑप्टेटिव में उल्टा होता है कि आपको अगर सिंगुलर ही है तो वर्ब आप प्लूरल नहीं, अर्थात यहां पर गॉड ब्लेसेस यू नहीं कहेंगे जब ईश्वर को हम एक मानते हैं। जैसे कोई भी इस तरह का अगर रखते हैं तो उसमें आपको सिर्फ ऑप्टेटिव वाले में आप ध्यान रखिएगा कि हर एक में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेगा, लेकिन ऑप्टेटिव में वो बात नहीं है। यहाँ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी यहाँ पर वर्ब सिंगुलर नहीं, अर्थात प्लूरल, ब्लेस, क्लियर। तो इस तरह से आवर डेमोक्रेसी में लिव लॉन्ग, है ना, या मैं आवर डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग, तो डेमोक्रेसी लिव्स लॉन्ग नहीं कहेंगे, लिव लॉन्ग, क्लियर। तो इस तरह का आपको वहां पर सेंटेंस में ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हुए, जैसे कि सेंटेंस में अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी ए या मोर देन वन हो, तो उस केस में हम ध्यान रखेंगे कि जब भी सेंटेंस का हम वर्ब इस केस में इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेनी ए या मोर देन वन, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इस केस में चाहे आपका यहां पर इस केस में नाउन जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब देखिए सिंगुलर क्यों होगा, सिंगुलर इसलिए अगर हम मेनी ए बोलते हैं
या मोर देन वन बोलते हैं, इससे ये क्लियर नहीं होता है कि एक से अधिक कितना। क्लियर? और मेनी ए, ये ए शब्द जो है ये सिंगुलर में इसको कन्वर्ट कर देता है। किसी भी सेंटेंस के फॉर्म सेंस है उसको सिंगुलर में, यानी सिर्फ अगर मेनी रहता तब हम प्लूरल का प्रयोग करते, प्लूरल वर्ब यूज करते। जैसे मेनी बॉयज आर प्रेजेंट हियर कहेंगे, लेकिन मेनी ए बॉय इज प्रेजेंट हियर, यानी ए लग जाने से ये वर्ब सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहां पर मैं ये कहूं कि मोर देन वन बॉय, एक से अधिक लड़का, या एक लड़का से अधिक, एक लड़के से एक लड़का से ज्यादा, तो एक से ज्यादा कितना ये क्लियर नहीं है। इस केस में हम जो है वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे हमेशा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि इंडेफिनिट केस का तो प्रोनाउन जो भी है वो तो क्लियर है, जिसमें कि ये पता नहीं चलता होगा कितना, लेकिन एक आता है आपका जिसमें हम ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि ऑल स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट हियर, इन दो सेंटेंस को सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट हियर, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऑल इज वेल, या all thing is good। क्लियर? तो यहां पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पर ऑल ही रहेगा, लेकिन वर्ब में डिफरेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको ये देखना है कि ऑल से जितने भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो उनमें जो नाउन प्रयोग हो रहा है वो किस तरह का है। यूसियन है, यूसियन या एससीएन केस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स है तो इसका यहां हमारा सेंस है इससे प्लूरल काउंटेबल नाउन का, यानी टीसीएन केस का। तो ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर हो जाएगा, नॉट इज। क्लियर? लेकिन अगर हम कहते हैं, जैसे कहते हैं सभी समाचार अच्छा है, ऑल इज वेल, तो यहां ऑल इज वेल का मतलब है सभी वैसी चीज से है जो अनकाउंटेबल यहां सेंस मिल रहा है, यानी सभी अच्छा है, सभी समाचार अच्छा है। तो कौन कौन चीज ये क्लियर नहीं है, और न्यूज के बारे में है या कोई भी चीज के बारे में है। तो जितने भी कोई इस तरह का आएगा ऑल के बाद अगर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इसका मतलब इस सेंटेंस के द्वारा किसके बारे में और कितने मैटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, किन किन चीजों के बारे में बात करें, ये क्लियर नहीं है, यानी वो एससीएन या खास करके अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में होगा। इसीलिए यहां पर ऑल इज वेल का प्रयोग किया गया है। और इस केस में ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर। उसी तरह से जैसे मैं कहूं ऑल थिंग या एवरीथिंग, उससे बोध होता है प्रत्येक चीज या सभी चीज। तो सभी चीज का मतलब कौन कौन सी चीज, और थिंग ऐसे भी हमारा कोई भी चीज या कोई भी बात के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ऑल थिंग एवरीथिंग इज ओके, यानी सभी चीज ठीक है, मतलब सब सारा चीज ठीक है, कोई भी चीज गलत नहीं है। तो इस सेंस में ऑल थिंग इज गुड कहेंगे, यानी आर यहां प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब हमारा कि जब भी सेंटेंस ऑल से स्टार्ट करेंगे तो उस केस में हम ये देखेंगे कि अगर सेंटेंस से किसी न किसी पीसीएन फॉर्म यानी प्लूरल काउंटेबल का बोध हो रहा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन का बोध हो रहा हो, तो उस केस में बहुत प्लूरल लेंगे। लेकिन अगर यूसीएन या एससीएन वाला, एससीएन तो रहेगा ही नहीं, जब भी रहेगा तो यूसीएन या पीसीएन। तो अगर अनकाउंटेबल की बात हो रही हो, यहाँ ऑल इक्वल से ये क्लियर नहीं हो रहा है कौन कौन सी, सभी ठीक है, सभी समाचार ठीक है। तो इस केस में हमें ये मालूम नहीं है कौन कौन से, इसलिए अपने मन से वहां पर सेंस जो मिल रहा है वो सिंगुलर का मिल रहा है, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर प्रयोग करेंगे। और थिंग रिलेटेड जितने भी हों, चाहे वो ऑल के साथ लगा हो या एवरी के साथ लगा हो, हर हाल में वर्ब सिंगुलर ही होगा। क्लियर? अब चलते हैं कुछ इसी तरह से, जैसे कि न्यूमेरिकली कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने केसेस में आपको पहले बताया था
कि जब केस 3 तरह के होते हैं और खास करके नंबर में ये मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इससे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल का मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों पर्सनल प्रोनाउन किसी एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएं, क्लियर, और उस सेंटेंस के द्वारा अगर एक गुड सेंस का अगर हमें क्लियर पता चलता हो, तो उस केस में आपका जो ऑर्डर होगा कि इस प्रकार से, यानी कि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ हो और उससे हमको गुड सेंस क्लियर हो, तो इस केस में सेकंड को पहले रखेंगे, उसके बाद थर्ड को और उसके बाद फर्स्ट को। तो ये आपका इस तरह से गुड मीनिंग या आप सेंस कर सकते हो, गुड मीनिंग, यानी कि गुड मीनिंग का मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस, यानी गुड का मीनिंग यहां आप कह सकते हो पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव मीनिंग अगर हम एक्सप्रेस करते हो तो। इसी प्रकार से जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सनल प्रोनाउन का हमको यूज करना पड़े, तो इस केस में अगर इससे कोई बैड का मीनिंग बुरा या नेगेटिव सेंस का पता चलता हो, तो उसको हम ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड फिर थर्ड रखें। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको गुड सेंस का पता चलता हो और दो ही है उसमें, या तो सेकंड थर्ड है, या तो सेकंड थर्ड है, या सेकंड वन है, या थर्ड वन है, तो आप इसी ऑर्डर में सजाएंगे। अगर सेकंड और थर्ड है तो पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, अगर सेकंड और फर्स्ट है तो पहले सेकंड को रखेंगे फिर फर्स्ट को रखेंगे, अगर थर्ड और फर्स्ट है तो पहले थर्ड को रखेंगे उसके बाद फर्स्ट को। उसी तरह से एक एक करके, जैसे कि इसका आपको एक दो सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं कहूं कि तुम, वह और मैं गरीब लोगों की मदद करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, इस तरह से। या मैं इस तरह कहूं कि राजू, मैं और तुम आज एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। मान लो प्लानिंग है या पिकनिक पर जा रहा है, कोई भी इस तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट वाला, या फिर कोई भी जिससे कि पॉजिटिव रिजल्ट की हम आशा कर सकते हैं, इस तरह का। तो उस केस में अगर मैं किसी नाम भी लूं, तो यहां पर अगर गुड मीनिंग, गुड सेंस देना हो तो सेकंड को पहले रखेंगे, अर्थात यू, उसके बाद यू, ही। अब ही के जगह पर अगर कोई नाउन है, मान लीजिए कि व्यक्ति का नाम, तो उसको रखेंगे एंड। अब फर्स्ट पर्सन आई, तो इस केस में यहां पर यह देखना होगा कि यू, ही एंड आई। अब चूंकि तीन व्यक्ति का है, स्वाभाविक है कि तीनों से हमको प्लूरल सेंस मिल रहा है, तो वर्ब हम प्लूरल लेंगे ही लेंगे, यू, ही एंड आई। अब इस केस में वर्ब तो प्लूरल होगा ही, और जो आपको दिखाना हो, जैसे आई, अब देखिए आर गोइंग टू हेल्प द पुअर, यानी कि तुम, रमन और मैं। अब इसमें ये जैसे हेल्प द पुअर, दिस यानी आज का, कोई भी इस तरह का। तो ये कहने का मतलब हमारा ये कि अगर तीनों पर्सनल प्रोनाउन इस तरह से हो, तो आप उसको ऑर्डर में रखिएगा। अगर गुड सेंस है तो 2 3 1, और 1 2 3 है, यानी बैड सेंस है तो बैड सेंस रहेगा, तो 1 2 3 के ऑर्डर में इसको सजाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि वह, तुम और मैं, अब उससे ये क्लियर हो रहा है कि ये तीनों का हम जैसे तीनों पर्सन प्रोनाउन एक साथ यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंस हो। नेगेटिव सेंस का मीनिंग जो कुछ योजना या प्लानिंग है आने वाले समय के लिए, वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। अर्थात कि आप अगर ये कह सकते हो कि आर नॉट इन राइट वे, कहने का मतलब यहां हम तीनों जो हैं वो सही रास्ते पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि परिणाम क्या होगा
गलत ही होगा। या फिर कोई भी व्यक्ति है और वो इस तरह से तीनों पर्सनल प्रोनाउन को एक साथ इस तरह से यूज करता है। अगर मैं कहूं कि वह, तुम और मैं इसके बारे में एक षड्यंत्र या उसे हानि पहुंचाने वाले हैं, तो उस केस में उस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव सेंस के चलते हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम निगेटिव सेंस में पहले अपने को रखेंगे, यानी कि आई, यू एंड ही। अब इस जगह पर कोई अगर थर्ड पर्सन में डायरेक्ट नेम रहेगा तो नेम देंगे, और उसके बाद भर पाएगा हमारा, यानी कि अब करने वाले हैं तो आर टू या आर गोइंग टू, है ना, से समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत करने वाले हैं, या आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग। क्लियर? तो इस प्रकार से बैड सेंस में 1 2 3 और गुड सेंस में 2 3 1 का हम प्रयोग करेंगे। आते हैं नेक्स्ट। जैसे कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट द परसेंटेज ऑफ हो, तो द परसेंटेज ऑफ तो कितने, ये क्लियर नहीं है। जैसे मैं कहूं कि द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस dash the percentage of success is very high। अब किस चीज का, तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। तो जैसे द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि द परसेंटेज ऑफ, अगर यहां पर हम सक्सेस के जगह पर बॉय, सपोज द परसेंटेज ऑफ बॉय यानी लड़कों का जो प्रतिशत है, डैश इंक्रीजिंग, या द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर मान लीजिए इस तरह से कहना पड़े द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे। मान लीजिए इस तरह से लिखा गया, यानी कि छात्रों का जो प्रतिशत है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि इस चीज को ऐसे भी प्रीपोजिशन के द्वारा ये अटैच है, तो इस केस में ध्यान रखना है कि फर्स्ट के अनुसार, और उसकी सेंस जो हमारा मिल रहा है स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स का परसेंटेज। तो इस केस में हम इसके अनुसार से नहीं चलेंगे, हमारा सेंस है छात्रों का प्रतिशत, और ये परसेंटेज कितना परसेंटेज ये क्लियर नहीं है। अगर मान लीजिए इस परसेंटेज की जगह पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया जाए, जैसे अगर मैं कहूं कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स डैश क्वालिफाइड, है ना, दिस एग्जामिनेशन। क्लियर? तो कुछ भी इस तरह का, ये जो अगर होगा कि द परसेंटेज, या इसके जगह पर मैं देखूं कि 80% यानी 80%, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास दिस एग्जामिनेशन। तो उस केस में छात्रों का 80%, तो यहां पर 80 हमारा दिखाता है कि जब भी हम प्लूरल का फ्रैक्शन नंबर लेते हैं तो वो कन्वर्ट होकर प्लूरल में ही जाएगा। अर्थात इस केस में अगर यहां पर रहते हैं 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इस केस में वर्ब यहां प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहां पर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है, इसीलिए यहां हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, पहले भी मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शनल नंबर आ जाए सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर, तो उस केस में वर्ब का डिसीजन उसके तुरंत बाद के नाउन या नाउन के हिसाब से हम करेंगे। क्लियर? जैसे 1/3 ऑफ द लैंड, तो लैंड हमारा यूशियन केस में आ जाता है, कितना ये क्लियर नहीं, 1/3 ऑफ द लैंड, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर मैं कहूं 1/3 ऑफ द बॉयज, तो इस केस में होता है लड़कों का 1/3 हिस्सा। तो इसका मतलब है कि यानी कि पीसीएल केस का अगर हम फ्रैक्शनल लेंगे तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही प्राप्त होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार से आगे की ओर चलते हैं और कुछ इसमें कंसेप्ट है। जैसे कि अगर हम नेगेटिव की बात करें, जैसे नो,
या नन, तो इसके साथ किस तरह का प्रयोग किया जाएगा? तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अभी यहां कहूं कि नो बॉयज डैश प्रेजेंट, है ना, देयर, कोई भी लड़का वहां उपस्थित नहीं था, तो उसको कैसे कहेंगे? तो देखिए ये निगेटिव वाले को इस तरह से, जैसे नो के बाद अगर आपका पीसीएन है तो हर आप फोल्डर रख सकते हो फोल्डर पर। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि नो बॉय, है ना, नो बॉय वर प्रेजेंट देयर, क्लियर? अब लेकिन इसी में अगर नो के साथ एसएन का, मान लीजिए कि नो बॉय, तो इस केस में हम सिंगुलर लेंगे, नो बॉय इज, या पास्ट का अगर है तो इसको हम ले सकते हैं नो बॉय वाज प्रेजेंट देयर, क्लियर? यानी कि अगर सेंटेंस में डायरेक्ट नेगेटिव नो से स्टार्ट हो तो नो के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा नाउन किस प्रकार से, नो बॉय अगर है तो वहां पर आप फोल्डर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं यहां पर, और अगर नो से एसएन का बोध हो रहा हो तो इसके तुरंत बाद हम सिंगुलर फॉर्म यानी कि वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से नन शब्द भी हमारा दो से अधिक में से जब हम किसी को नहीं दिखाने की बात हो, जैसे मान लीजिए कि दो से अधिक लड़के हैं और मैं कहूं कि उनमें से कोई भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, तो उस केस में हम नन का प्रयोग कर सकते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स या नन ऑफ द बॉयज, है ना, क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, यानी किसी ने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि पास नहीं किया, हम कह सकते हैं। तो इस केस में नन जो है आपका वो भी एक प्रकार से नेगेटिव सेंस लेगा, तो नन के केस में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात नन या नन ऑफ दीज, नन या नन ऑफ दीज, तो इस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग आप करेंगे। ऐसे इन जनरल इस केस में भी नो से प्रतीत होता है, नो से क्लियर होता है कोई नहीं, लेकिन यहां पर हमारा नाउन डिसाइड करेगा, क्लियर? आते हैं आगे, नेक्स्ट। जैसे कि आपको कभी इस तरह से सुनने को मिला होगा कि बहुलता या न्यूनता, जैसे मैं कहूं कि लोगों का जो झुकाव है, नहीं उसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पर्सन अगर किसी मत या किसी लोगों को लाइक करता है, किसी व्यक्ति या किसी चीज को, तो हम उसको कहते हैं द मेजोरिटी ऑफ या द माइनॉरिटी ऑफ। अगर अधिकता है तो द मेजोरिटी ऑफ, और यदि कम से कम है यानी कि द माइनॉरिटी, अगर अल्पमत है तो माइनॉरिटी, और यदि बहुत संख्या में है तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी। तो द मेजोरिटी हो या द माइनॉरिटी हो, उस केस में हम जो है हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर न्यूनता भी दिखाएगा तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि नहीं के बराबर, क्लियर? तो द मेजोरिटी और माइनॉरिटी में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस केस में जब भी होगा तो आपको वहां पर नाउन कोई ना कोई प्लूरल ही आएगा। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, है ना, डैश फॉलो दिस कंसेप्ट, तो वहां पर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, है ना, फॉलो, यानी कि उस केस में हम यही वर्ब फॉलो, क्लियर? या द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, तो पीपल यहां हमारा ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। और ऐसे भी द मेजोरिटी या माइनॉरिटी से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता हो तो उस केस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ब हमारा प्लूरल केस में प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ इस तरह का, जैसे ये तो आपका हो ही गया। आते हैं कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे एवरीथिंग, जैसे एवरीथिंग या नथिंग। इस केस में एवरीथिंग या नथिंग बट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, एवरीथिंग या नथिंग बट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा, यानी एवरीथिंग या नथिंग बट। अब यहां पर एससीएन हो या पीसीएन हो या अनकाउंटेबल का फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि एवरीथिंग बट ट्रीज, यानी वृक्ष के सिवा, यानी बहुत सारे वृक्ष हैं लेकिन उनके सिवा कुछ नहीं है,
तो इस केस में हमको हमेशा ये चीज ध्यान रखना होगा कि वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब, क्लियर? सिंगुलर वर्ब, जैसे मैं कहूं कि एवरीथिंग बट बुक, तो वहां पर बुक के सिवाय वहां बुक को छोड़कर, तो यहां पर बुक्स हो या बुक, यहां पर ध्यान रखना होगा कि वो सिंगुलर फॉर्म, यानी कि सेंस मिलता है, हर चीज तो है लेकिन वो चीज नहीं है। बट का मीनिंग होता है सिवाय या को छोड़कर, के अलावा, क्लियर? तो ये कंसेप्ट जो है आपका एवरीथिंग या नथिंग बट से अगर स्टार्ट हो तो उस केस में आप हर सिंगुलर प्रयोग करेंगे, क्लियर? अब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑल आपका क्लियर है, ऑपरेटिव। अब एक चीज है, लास्ट एक दो कंसेप्ट लेंगे आज। जैसे मान लीजिए कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कुछ इस तरह का प्रयोग अगर किया जाए किसी सेंटेंस में, जैसे हु, विच या दैट, तो इस केस में आप देखेंगे कि वर्ब का प्रयोग हमेशा आपको उसके साथ प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि आई नो अ टीचर, मैं किसी शिक्षक को जानता हूं, और फिर मैं ये कहूं हु डैश वेरी ऑनेस्ट। अगर मान लीजिए कि इस तरह का अगर सेंटेंस दिया जाए, तो कहने का मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु हो, विच हो या दैट हो, यहाँ व्हाट का मीनिंग एक होता है दैट विच, वह जो, क्लियर? तो कहने का मतलब हु, दैट और विच, तो हु का प्रयोग हम करते हैं जनरली कोई भी लिविंग बीइंग अगर सिंगुलर फॉर्म में इस प्रकार से, खासकर सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, यानी जो शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम यहाँ हु का प्रयोग करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि किसको जानते हैं, एक शिक्षक को जानते हैं। ये हमारा आगे का वर्ब का पोजीशन डिसाइड करेगा। तो एक शिक्षक है जो बहुत ईमानदार है, तो कहने का मतलब कि जो है ईमानदार वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि आई हैव अ मोबाइल, है ना, विच डैश वेरी कॉस्टली, क्लियर? या तो इस केस में मेरे पास एक मोबाइल है, तो विच शब्द से किसी भी हम जानवर के लिए भी, एनिमल के लिए भी करते हैं, और खास करके वस्तु से कोई भी वस्तु को अटैच करने के लिए, वस्तु के बारे में बताने के लिए। तो आई हैव अ मोबाइल विच डैश वेरी कॉस्टली, तो कहने का मतलब कि मोबाइल, सिंगल मोबाइल की बात हो रही है, तो विच इज, क्लियर? तो इस प्रकार से आपको अगर ध्यान रखेंगे कि हु, व्हाट, है ना, हु, विच और दैट, इस प्रकार से अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, तो इस केस में वर्ब का डिसीजन हमेशा आपको उसके ठीक पहले के नाउन के आधार पर किया जाएगा। यानी जैसा होगा, अगर सिंगुलर सेंस मिल रहा हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अगर मैं कहूं आई नो, मान लीजिए दो व्यक्ति के बारे में कहें कि आई नो सुमन एंड रमा, ठीक है? अब उस केस में हु डैश, क्लियर? यानी कि डैश ऑनेस्ट एंड ब्रेव, तो वहां दो व्यक्ति हैं, तो दो को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट का सेंस अगर प्लूरल का है तो वर्ब प्लूरल प्रयोग करेंगे, क्लियर? इसी प्रकार से आपको आगे इन सभी कंसेप्ट पर भी ध्यान रखना होगा। अब कुछ जैसे कि हम सेंटेंस लेंगे, जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में भी हमने बहुत सारे सेंटेंस पर चर्चा किया था। जैसे आज कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव केस का हम सेंटेंस लेंगे और उसके बाद क्लास को एक ओवर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको अगर इस तरह से रहे कि ईच ऑफ द बॉयज डैश ऑनेस्ट, लड़कों में से प्रत्येक, या अगर रहे वी ईच डैश अ मोबाइल। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो
बेसिक लेवल पर आपको यूज आप कर सकते हैं, चाहे वो स्पोकन हो चाहे रिटन हो। तो इसको कैसे लिखें? अब मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि सिर्फ यानी कि प्रत्येक, तो ईच का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव केस होता है, मान लीजिए इसमें ईच और एवरी का प्रयोग समांतर रूप से करते हैं, यानी कि दो या उससे अधिक, दो से अधिक के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन केस में हम इसका प्रयोग करते हैं। खास करके इससे डिस्ट्रीब्यूशन का बोध होता है, लेकिन वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा, ध्यान रखेंगे। ईच, अब देखिए इस केस में क्या करते हैं कि जैसे ईच इस सेंटेंस में है, लेकिन इसके पहले आपको यहां प्रोनाउन के रूप में प्लूरल प्रोनाउन वी, यानी हम लोग, तो वी ईच डैश अ मोबाइल, हम में से प्रत्येक के पास एक मोबाइल है। लेकिन यहाँ पर ईच पहले नंबर पर नहीं है, इसके पहले एक प्लूरल प्रोनाउन आकर के उसके सिंगुलर सेंस को समाप्त कर देता है। इसलिए वी ईच, हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, वी ईच हैव ए मोबाइल। लेकिन ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक जो है, लड़कों में से प्रत्येक हमारा जो भी है लड़का, उसमें से प्रत्येक क्या है? ईमानदार है। तो इस केस में हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हमको ये कहना पड़े ईच ऑफ द बॉयज, और इस केस में यहाँ पर ऑनेस्ट के जगह पर मैं अगर रख दूं कि ईच ऑफ द बॉयज डैश अ पेन, तो यहाँ पर लड़कों में से प्रत्येक के पास है। अब सभी के पास है, लेकिन यहाँ पर ईच के चलते इसका सिंगुलर सेंस यहाँ प्रयोग होगा, यानी कि हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आ जाएगा। इसी तरह से जैसे कि आइदर ऑफ द बॉयज, तो आइदर ऑफ द बॉयज का मतलब हुआ लड़कों में से कितने लड़कों, दो लड़कों के लिए अगर हमको एक को दिखाना होगा तो आइदर का प्रयोग करेंगे। अगर दो में से किसी को नहीं दिखाना होगा तो नाइदर, ठीक है। और दो से अधिक में से किसी को नहीं दिखाना हो तो नन का प्रयोग करते हैं, नन ऑफ द बॉयज, यानी कि दो से अधिक लड़कों में से किसी के बारे में हमको निगेटिव सेंस में कहना हो तो नन ऑफ द बॉयज का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका ये जो डायरेक्ट आपका इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो आप कंसेप्ट पर ध्यान रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट जो भी कुछ आज हमने लिया है इसको आप देखेंगे, और जो भी कोई डाउट होगा इसको नेक्स्ट फर्दर हम डिटेल में इसको और भी सेंटेंस के माध्यम से समझने का यहाँ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का क्लास यहीं पर ओवर करें। थैंक यू वेरी मच।